नमस्कार, जोहार। मुन्ना झारखंड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और मैं अभी से नेता अभिनेता जो भी है, मैं उनके घर जा रहा हूं और उनसे राय ले रहा हूं। आज मैं पहुंचा हुआ हूं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो कि रहते हैं देवघर जिला सारामा प्रखंड के अंतर्गत सारामा बाजार के पास। सर, अपना थोड़ा परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम राहुल सौरभ हुआ। मैं फ़िलहाल आम आदमी पार्टी में जिला उपाध्यक्ष के पद पर हूं। इससे पहले मैं जिला सोशल मीडिया संयोजक के पद पर था, अपनी सेवाएं दे चुका हूं। उससे पहले मैं संथाल परगना सोशल मीडिया संयोजक के पद पर था। आम आदमी पार्टी में अलग अलग राज्यों में जाकर, पंजाब में जाकर, दिल्ली में जाकर आम आदमी पार्टी को अपनी सेवाएँ दी हैं। इससे पहले मेरी उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरी उम्र मात्र 27 साल है। और 27 साल की उम्र में, जैसा कि भारतीय समाज में होता है कि एक आम घर का नागरिक, एक आम घर का बेटा पढ़ाई करने और नौकरी करने पर ध्यान देता है, वैसी स्थिति में मैं भी उसी पद्धति में था कि मैं भी नौकरी पर ध्यान दे रहा था। अचानक से नौकरी, मैं गोड्डा में महिंद्रा फाइनेंस में असिस्टेंट अकाउंटेंट के पद पर था। अच्छा खासा कमा रहा था, अपने घर का इकलौता बेटा होने के नाते घर की जिम्मेवारियों को निभा रहा था। वैसी स्थिति में समाज में इतनी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने की वजह से, इतना कुतूहल मच जाने की वजह से, इतना अन्याय होने की वजह से, मेरे जैसा एक आम नागरिक अपने आप को राजनीति में, जो कि समाज हित का एक सही हथियार है, समाज हित जिससे सही मायने में हो सकता है, उससे अपने आप को रोक नहीं पाया। और अंत में मैं राजनीति में हूँ, और राजनीति करने का आज के समय में सबसे उचित प्लेटफॉर्म आम आदमी पार्टी मुझे नज़र आई, और मैं आम आदमी पार्टी में आया। और आम आदमी पार्टी की जिला कमेटी, प्रदेश कमेटी एवं केंद्रीय कमेटी ने मुझे जिला उपाध्यक्ष के पद से नवाजा, और मैं फिलहाल जिला उपाध्यक्ष के तौर पर अपनी सेवाएं पार्टी को दे रहा हूं। अभी जो कहा जाता है शिक्षा का गुरु जो है और शिक्षा का दाता जो है अभी दिल्ली में, और आपका जो मनीष सिसोदिया जी जेल में है, उनके बारे में आप क्या कहिए? देखिए, केंद्र की मोदी सरकार एक तानाशाह के रूप में, एक आवारा के रूप में सरकार चलाने का काम कर रही है। आज आप देखिए, गौतम अडानी के ऊपर, मेहुल चौकसी के ऊपर, नीरव मोदी के ऊपर, विजय माल्या के ऊपर हजारों लाखों करोड़ के गबन के आरोप लगे। क्या किसी भी एक भी केंद्रीय एजेंसी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जीएसटी, किसी भी एक भी एजेंसी ने उनके ऊपर एक मामूली सा एफआईआर दर्ज करने का काम किया? नहीं किया। और अब मनीष सिसोदिया जैसे सज्जन व्यक्ति को, शिक्षा पुरुष को, न जाने कितने गरीबों, युवाओं को उन्होंने नौकरी देने का काम किया। इतनी शिक्षा, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था इतने सुदृढ़ बनाई। अब वैसे आदमी को आप किसी फर्जी केस में बना करके आप उसको गिरफ्तार करने का काम करते हैं। इसका मतलब आप यही संदेश देना चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र नहीं बचा? इसका मतलब आप राजनेताओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर सही काम करोगे। नीरज मोदी, सुशील मोदी, ये सब मोदी मोदी कह के राहुल जी भाषण दिए थे, तो बोले थे मोदी चोर है, और इस बात पर राहुल गांधी की सदस्यता भी चली गई। आप क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी की सदस्यता चली जाना एक उस लंबे पद्धति का एक छोटा सा हिस्सा है जिस माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार ये कहना चाहती है कि मैं अब तानाशाह हूं, इस देश में अघोषित इमरजेंसी है, अगर मेरे खिलाफ एक शब्द बोलोगे तो तुमको जेल में डाल देंगे। उसी का देखिए, आप कड़ी देखिए, आज से 9 महीना पहले सतेंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, 1 महीना पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, और आज विपक्ष के प्रमुख चेहरा राहुल गांधी जी पे सदस्यता रद्द कर केंद्र सरकार ये आदेश देना चाहती है, ये अघोषित तौर से बताना चाहती है कि देश में अगर आप आवाज उठाएंगे तो उसकी सजा मुकर्रर होगी। आज आप बताइए, विजय माल्या के ऊपर पिछले 6 साल पहले एक एफआईआर दर्ज हुई, क्या उसमें कोई कार्रवाई हुई? क्या इनकम टैक्स, क्या सीबीआई, क्या ईडी, क्या रॉ, क्या आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्या किसी में इतनी दम नहीं है कि विजय माल्या को कॉलर पकड़ करके आप लंदन से यहां ला करके उसकी सजा मुकर्रर कर सके? आप राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं, आप मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करते हैं, आप सतेंद्र जैन को गिरफ्तार करने का काम करते हैं, और न जाने विपक्ष के कितने नेताओं को आप गिरफ्तार करने का काम करते हैं। तो इसे आप यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर तुम मेरे खिलाफ बोलोगे तो तुमको गिरफ्तार कर लेंगे, और तुम मेरे लिए अगर मेरे चुनाव में फंडिंग करने का काम करोगे तो तुमको हम सपोर्ट करेंगे, तुम लंदन में रह करके ऐशमौज करो, तुमको हम कोई कष्ट देने नहीं जाएंगे। तो सर, आप अपने बारे में बताइए, आम आदमी पार्टी से आप क्या करना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी से, जैसा कि भाजपा कहती है कि राम राज्य, मैं उसी राम राज्य को एक दूसरे तरीके से परिभाषित करता हूं। भाजपा का कहना है कि
कि मैं राम मंदिर बना दूंगा तो देश में राम राज्य आ जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि ठीक है आप राम मंदिर बनाइए, लेकिन राम राज्य की परिभाषा अलग है। ये बताइए जो राम राज्य कैसे बनाने के लिए चाह रहे हैं? देखिए कि प्रधानमंत्री आपका हिंदू, राष्ट्रपति आपका हिंदू, जितने भी कार्यकर्तागण है सब हिंदू। आप जाइए जितने भी 28 गो राज्य ले लीजिए, 28 राज्य का मुख्यमंत्री हिंदू, तो फिर ये आपका हिंदू राष्ट्र कहाँ से बनाना शुरू करिएगा? मैं हिंदू राष्ट्र, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हिंदू राष्ट्र और राम राज्य ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। राम राज्य में सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी विभिन्न वर्गों का सम्मान था। इतना भ्रष्टाचार में राम राज्य हो सकेगा सर? मैं वही बात बताता हूं आपको, 2 मिनट का मुझे समय दें। मैं भ्रष्टाचारी चल रहा है, मैं थोड़ा सा आपको भी जानकारी कर रहा हूँ। जो इतना भ्रष्टाचारी चल रहा है, हर जगह पर इतना भ्रष्टाचारी चल रहा है, क्या राम राज्य आने के बाद ये भ्रष्टाचारी खत्म हो जाएगा? मैं वही बात पूरी तरह से समझाना चाहता हूँ कि भाजपा का, आपने जैसा कहा कि हिंदू राष्ट्र और राम राज्य ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कृपया राम भगवान को, राम जी को एक धर्म पे, एक धर्म विशेष पे आधारित करें। मैं बताना चाहता हूं कि कैसे आम आदमी पार्टी, कैसे अरविंद केजरीवाल जी, कैसे मनीष सिसोदिया जी, कैसे हमारे नेता संजय जी और हमारे प्रदेश के नेता DN सिंह जी, ये लोग राम राज्य की क्या परिभाषा है मैं आपको 2 मिनट में समझाना चाहता हूं। मुन्ना जी बता दीजिए। एक आम घर का आज न्यूनतम मजदूरी दर जो झारखंड में है वो 8,500 रुपया है। एक लेबर अगर 300 रुपया पर डे कमाता है तो उसकी महीना की इनकम 9,000 रुपया होती है। 9,000 में अगर उसका, जैसा कि भारत में देखा जाता है कि अधिकतर एक घर में 2 या 3 बच्चे होते हैं, एक वाइफ होती है, एक माँ बाप होते हैं, इतना सीमित परिवार होता है। माँ बाप की उम्र बढ़ जाने की वजह से वो नौकरी नहीं कर पाते, तो घर का एक सदस्य नौकरी करके 9,000 रुपया लाता है और अपना 6 परिवार का पालन पोषण वो करता है। आज अगर उसको अपना बिजली बिल देना है, बिजली बिल इतना महंगा है कि उसका 1,000 से 1,500 रुपया बिजली बिल में चला जाता है। आज हॉस्पिटल की सुविधाएं इतनी महंगी हैं, हॉस्पिटल में एक मामूली सा आपको दवाई लिखवाना हो तो डॉक्टर साहब बुखार के लिए 6 दवाई लिखते हैं, तो एक दवाई वहां से मिलता है, बोला जाता है कि 5 दवाई आप बाहर से ले लीजिए। स्कूली शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि एक जो भी अपना चाहता है कि बाल बच्चा बढ़िया से पढ़े, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए मजबूर है। प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी महंगी है, हर साल रीएडमिशन के नाम पर इतना ज्यादा पैसा ऐंठा जाता है, कन्वीनियंस फीस के नाम पर इतना पैसा ऐंठा जाता है, लाइब्रेरी फीस के नाम पर न जाने कितने फीसों के नाम पर पैसा ऐंठा जाता है। तो वो जो 9,000 रुपया एक परिवार में आता है वो अन्य माध्यमों से चूस लिया जाता है। तो वैसे में वो अपने परिवार के कल्याण के लिए और कोई खर्च करने में असक्षम होता है। अगर हम, अरविंद केजरीवाल जी की क्या नीति है कि बिजली फ्री करो, अगर स्कूली शिक्षा बेहतर करो, स्वास्थ्य बेहतर करो, अगर ये हम बेहतर कर पाए तो उस व्यक्ति का 9,000 रुपया उसके हाथ में बचेगा या नहीं बचेगा? तो बगैर, अगर उसके हाथ में उसका, एक मिनट सर, बगैर राम राज का अभी भी दिल्ली जो है भ्रष्टाचार मुक्त है। राम राज्य का मतलब ये नहीं होता है कि गली गली में आप राम भगवान का मंदिर और बना दें। मंदिर ऑलरेडी है, अभी समय है, इस युग में समय है, अभी शिक्षा का युग है। ऐसे समय में आपको गली गली में बेहतर शिक्षण संस्थान खोलने की दरकार है, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं खड़ा करने की दरकार है, जो हमारे नेता मोहल्ला क्लिनिक खोल करके कर रहे हैं, जो हमारे नेता अलग अलग कुछ एरियाओं में मिलकर के बड़ा अस्पताल बनाने का काम कर रहे हैं। आज दिल्ली में जब हमारी सरकार आई 8 से 8 साल 10 साल पहले, उस समय दिल्ली में टोटल बेड कैपेसिटी 9,000 था। आज दिल्ली का टोटल बेड कैपेसिटी 32,000 है। अब आप ये बताइए कि ये राम राज्य है या सिर्फ राम मंदिर बना देना राम राज्य है? दिल्ली पंजाब में भ्रष्टाचार नहीं है? दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार बनने के बाद दिल्ली और पंजाब की परिस्थितियां अलग हैं। दिल्ली में जो पुलिस है वो केंद्र एजेंसी के अंतर्गत आती है। रही बात पंजाब की, पंजाब पुलिस पंजाब सरकार के अंदर है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के अंदर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार बनने के महज 3 दिन के अंदर एक नंबर जारी किया गया कि अगर आपसे कोई भी भ्रष्टाचार करे, कोई भी आपसे घूस मांगे तो आप इस नंबर पर फोन करिए, इस नंबर पर बताइए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके अंतर्गत लगभग 615 वरिष्ठ पदाधिकारियों को गिरफ्तार करने का काम हमारी सरकार ने किया। ये संदेश देने का काम किया कि अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे, अगर आप घूस मांगेंगे तो आपको सलाखों के पीछे डालने का काम किया जाएगा। अब आप ये बताइए कि ऐसी भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने की बात कोई और सरकार करती है क्या? क्या झारखंड में आप लोग जोर शोर लगा दिए हैं? बिल्कुल। झारखंड में जैसा की बात है कि हमारी पार्टी की तैयारी पूरे 81 विधानसभा पर है और मेरे अंतर्गत, मेरे उपाध्यक्षता में देवघर की 4 विधानसभा सीट आती है। उन 4 विधानसभाओं के बारे में मैं आपको बता दूं कि मधुपुर हो, सारठ हो, जरमुंडी हो या देवघर विधानसभा हो, चारों विधानसभाओं पे पंचायत स्तर तक का टीम का निर्माण हम लोगों ने किया है। आने वाले कुछ ही महीने में हम लोग बूथ स्तर तक पहुंचने जा रहे हैं। बूथ स्तर तक पहुंच करके हम लोग जब हम लोग के संगठन निर्माण का काम पूरा हो जाएगा, उस वक्त हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे।
आंदोलन के माध्यम से जनता को ये बताएंगे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी आपके लिए बेहतर है, आम आदमी पार्टी आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। उस विकल्प को आप लोग अपनाइए, झारखंड आम आदमी पार्टी को सरकार में लाने का कार्य करिए। उसके बाद जो कार्य, जो नेक कार्य, जो उत्तम कार्य दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में हमारे नेता कर रहे हैं, वही कार्य झारखंड में भी होगा। झारखंड में भी गली गली में स्कूल खुलेगा, गली गली में अस्पताल बनेगा, अस्पताल में कोई आप लोगों से भ्रष्टाचार घूस का काम नहीं करेगा। आज आप बताइए, सदर अस्पताल में एक मामूली सा सिटी स्कैन, MRI, मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था मुन्ना जी, एक मामूली सा अल्ट्रासाउंड का मशीन नहीं है सदर अस्पताल में। नहीं, वो तो खराब पड़ा, लगभग 2 महीना से अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब है। अब बताइए, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई गरीब व्यक्ति 8-9 हजार रुपया महीना कमाने वाला व्यक्ति, उसके परिवार में अगर किसी को बीमारी हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए उसको बाहर जाके 4,000 रुपया देना पड़ेगा। हेमंत सरकार, वो तो मैं पहले भी देखा चुका हूँ सर। हेमंत सरकार कहती है कि हेमंत है तो हिम्मत है, क्या ये हिम्मत है? मैं ये जानना चाहता हूँ। आज मेरा मन कलपता है इस चीज से। आज MRI नहीं होता। आज देवघर का मुख्य अस्पताल, देवघर जिले के लगभग 17-18 लाख आबादियों का एक मुख्य अस्पताल है। अब वैसे इस अस्पताल में आप अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है, MRI की व्यवस्था नहीं है, CT स्कैन की व्यवस्था नहीं है, एक्सरे की व्यवस्था नहीं है। और अगर आप कहना चाहते हैं, आप नंबर लगाते हैं प्रतिदिन 10 व्यक्तियों का इलाज होगा, बताइए 18 लाख लोगों का इलाज प्रतिदिन 10 लोगों का होगा। आप सरकार, ऐसी सरकार चलाना चाहते हैं? आप कहते हैं कि 1,01,000 करोड़ का उत्तम बजट पास किया आपने, किसान बजट पास किया। क्या दिया किसानों को आपने बजट में? आपने कहा था कि प्रति किसान को 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हम मुआवजा देने का काम करेंगे। आपने उसके बदले में क्या कहा कि नहीं, प्रति एकड़ नहीं देंगे, अब हम आपको 3500 रुपया देंगे। आपने भी क्या 3500 रुपया आपने 54 लाख किसानों को देने का काम किया? नहीं किया। आपने मात्र 6.5 लाख किसानों को 3500 रुपया देने का काम किया, और अन्य अन्य माध्यमों से KYC के नाम पर, तो इसके नाम पर, उसके नाम पर आपने पैसा रोकने का काम किया। मैंने इस बात को लेकर मंत्री हफीजुल हसन जी के पास गया था, और इसके बारे में मैंने बोला, तो बोला जो क वाला को मिल गया, ख वाला को बहुत जल्दी मिलेगा, महीना दिन से ऊपर हो गया, अभी तक नहीं मिला है। क वाला को मिल गया, ख वाला को मिल गया। हिंदी वर्ण मालाएं में लगभग 50 से ज्यादा क, ख, ग, घ, इया है, चौ, छ, चौ, झ, उआ है। हेमंत की 4 साल की सरकार में अगर सिर्फ अभी तक क वाला को ही मिला है, तो माफ कीजिएगा कि क, ख, ग से लेकर के अ, आ तक जाने में इस सरकार को 60 साल का समय लगने वाला है। अगर आप जनता को तय करना है कि 60 साल में आपको 3500 रुपया चाहिए, कि आपको हर महीना 9,000 10,000 रुपया फायदा पहुंचाने वाली सरकार चाहिए, मुफ्त बिजली के नाम पे, बेहतर स्कूली शिक्षा के नाम पे, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे आपको फायदा पहुंचाने वाली सरकार चाहिए, या 60 साल में आपको 3500 रुपया महज पहुंचाने वाली सरकार चाहिए? बेहतर तो ये भी सरकार किया, ग्रीन कार्ड बनवा दिया गरीबों को। अब तो देखते हैं उसमें थोड़ा दिन मिला, 1-2 बार चावल, उसके बाद अब ग्रीन कार्ड फालतू हो गया। बोलता है न फ्री देंगे न पैसा से देंगे, किसी तरह से नहीं देंगे, ग्रीन कार्ड बेकार हो गया। इस पर क्या बोलिएगा? ये सरकार चाहे मुफ्त राशन की बात हो, मुफ्त सिलेंडर की बात हो, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, मुफ्त स्कूली शिक्षा की बात हो, मुफ्त महिलाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर यातायात के सिस्टम की बात हो, ये सरकार कुछ भी कर पाने में असक्षम है। इस सरकार से अगर सिर्फ कुछ हो सकता है तो वो है बतौलाबाजी। अगर आप कहिए, ग्रीन कार्ड के नाम पर लोगों को लाइन में लगा करके खड़ा करने का काम किया, कितने नादान युवाओं ने, कितनी माता बहनें ने, कितने बुजुर्ग ने ब्लॉक का चक्कर लगाया। ब्लॉक का चक्कर लगा करके क्या कहा कि आपका ग्रीन कार्ड बन जाएगा। BDO साहब ने पैसा लेने का काम किया। आप ही ने रिपोर्ट किया था कि BDO साहब अन्य ब्लॉक के पदाधिकारी लोग पैसा कलेक्शन कर रहे हैं। जी कर रहे थे। और वो करके आप ग्रीन कार्ड बनाते हैं, 1-2 महीना आप राशन देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। आपकी मंशा क्या है? आप कहते हैं, बताइए, आज शिबू सोरेन जी इस सरकार को देख रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे हमारे नेता? बताइए, झारखंड को आजादी दिलाने वाली शिबू सोरेन। आज विनोद बिहारी महतो जी इस पार्टी को देख रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे कि आज झारखंडी मुद्दों से किस तरीके से पार्टी भटक गई है। मैं कहना चाहता हूं हेमंत जी कि अभी भी वक्त है, आप संभलने का काम कीजिए, आप सही से मार्गदर्शन लेने का काम कीजिए, आप लोगों से पूछिए, लोगों के बीच जाइए, लोगों से निर्णय जनता से राय मशवरा मांगिए, और उस आधार पर अपनी नीतियां तय करिए, न कि बड़े बड़े पदाधिकारियों से आप सचिवालय में बैठ करके जो नीतियां बनाने का काम करते हैं। मैं बताना चाहता हूं हेमंत जी, मैं जानता हूं कि आप भी साफ दिल के हैं, आप भी स्वच्छ दिल के हैं, मैं आपको बहुत इज्जत करता हूं। आप इन पदाधिकारियों के चक्कर में ना पड़िए, आप इन बड़े बड़े सचिवों के चक्कर में मत पड़िए। आप जनता के बीच आइए, जनता से राय मशवरा मांगिए, जनता से सलाह मांगिए, उन आधार पर अपनी नीतियां तय करिए और उस हिसाब से सरकार को चलाने का काम कीजिए। अभी भी बहुत समय है, झारखंड सरकार को अभी भी 1.25 साल का समय है, अगले साल दिसंबर में चुनाव होनी है। झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी, मैंने एक बार फोटो में देखा था, आपका केजरीवाल जी से मिला हुआ था, आप लोग को कुछ मालूम है?
जी, मुझे मालूम है कि हेमंत सोरेन जी अरविंद केजरीवाल जी से मिलने पिछले महीने दिल्ली गए। दिल्ली सरकार की नीतियों के बारे में उस पर चर्चा हुई, लोकसभा की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। मैं उसके लिए हेमंत सोरेन, मैंने अभी कहा कि मैं हेमंत सोरेन जी का दिल से बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। उन्होंने अपने एक शैक्षणिक बैकग्राउंड को छोड़ करके, उनकी भाई की विषम परिस्थितियों में ये एक्सीडेंट हो जाने की वजह से उन्होंने राजनीति में प्रवेश लिया और राजनीति में उन्होंने अपना लोहा मनवाया। मैं इस बात को मानता हूँ। इसी नाते हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी उनका बहुत सम्मान करते हैं और हम लोग भी बहुत सम्मान करते हैं। उस नाते वो दिल्ली गए थे, दिल्ली सरकार की नीतियों के बारे में समझा, जाना, दिल्ली सरकार के में और जो आने वाली लोकसभा चुनाव है 2024 में, उसको लेकर के चर्चा की, बात हुआ। उसको लेकर के हेमंत जी वहाँ गए थे, वहाँ से उनसे बैठ करके बातें हुई हैं और मैं उसके लिए हेमंत सोरेन जी का साधुवाद जताता हूँ कि उन्होंने गया और वो गए और एक राज्य की बेहतर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जाने का प्रयास किया, जो अन्य सरकारें नहीं करती हैं। अन्य सरकारें अपने मन में आत्ममुग्ध होने का काम करती है कि भाई हमसे बेहतर कोई नहीं है। हेमंत सोरेन जी ने इसको स्वीकारा, उसके लिए मैं उनको बता। अच्छा, अंतिम में बता दीजिए सर, अगर आपका पार्टी भविष्य में अगर जीत जाती है हमारे झारखंड में, तो क्या दिल्ली मॉडल ला सकेगी? मैं झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं अपने माध्यम से और आपके माध्यम से। मैं बताना चाहता हूं कि अगर झारखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, जो कि बनने जा रही है 2024 के विधानसभा चुनाव में, उनके आने के बाद किसी भी ब्लॉक में, किसी भी सरकारी संस्थान में आपको 1 रुपए का घूस देने का काम नहीं करना होगा। आपको घर तक डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से, डिलीवरी योजना के माध्यम से सरकारी सुविधाएं आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी, राशन आपको घर तक पहुंचाई जाएंगी, बेहतर स्कूली शिक्षा व्यवस्था होगी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी। अब महिलाओं के लिए प्रति महिला को 1000 रुपए की व्यवस्था होगी, जैसे कि आज पंजाब में हो रही है। प्रति महिला को, माता बहनों को 1000 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। यातायात की सुविधा बेहतर होगी, दुरुस्त होगी। आज यातायात के माफिया अलग अलग माध्यमों से भाड़ा डबल करके मांग रहे हैं। आप बताइए, आज आपका देख लीजिए, मधुपुर से आपका देवघर जाने का भाड़ा 30 रुपया था। लॉकडाउन में एक सीट छोड़ने के माध्यम उसको भाड़ा को 60 रुपया किया गया। अलग अलग जगह भाड़ा बढ़ाया गया क्योंकि आप सिंगल ऑक्यूपेंसी करके ले जाना चाहते थे। जब वो व्यवस्था खत्म हुई सिंगल ऑक्यूपेंसी की, जब आपको ये डिस्टेंस वाला मेंटेन करने का झमेला खत्म हो गया, उस समय आप लोगों ने भाड़ा घटाने का काम किया? नहीं किया। आपने सुनियोजित तरीके से यातायात के जो माफिया बैठे हैं, आपने उनको बढ़ावा देने का काम किया। इसको खत्म करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी, तथा और भी जो भी मुद्दे होंगे, हमारी पार्टी, हमारी केंद्रीय दल, हमारी प्रदेश की इकाई लोगों के बीच जाएगी, जनता से उनका राय मशवरा मांगेगी और तथा जो भी दर्द होंगे, जो भी समस्याएं होंगी, जो भी परेशानियां होंगी, उनको सुनने का काम, उनको हल करने का काम हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। इसके लिए मैं एक बार जनता से आग्रह भी करना चाहूंगा कि एक बार बस आप आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाने का काम करें, उसके बाद आप सही में देखें कि किस प्रकार से देश में राम राज्य आ सकता है। ऐसा नहीं है मैं भाजपा वाले कहते हैं कि मैं हिंदू हूं और मैं ही हिंदू हूं, ऐसा नहीं है। आप बताइए, शिवरात्रि का पर्व आया, हम लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने देवघर में स्टॉल लगाने का काम किया और बेहतरीन स्टॉल लगाने का काम किया। हम लोगों ने लगभग 6000 लोगों को शरबत पिलाने का काम किया। क्या वो सेवा भाव नहीं था? मैं बताना चाहता हूं कि अभी 22 तारीख को हिंदू नववर्ष के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। आम आदमी पार्टी ने लगभग हजारों लोगों को शरबत पिलाने का काम, पानी पिलाने का काम, सेवा करने का काम किया। क्या वो मैं हिंदू नहीं था? मैं जनेऊधारी हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं धर्म से। आप ऐसा कहते हैं कि सिर्फ आप ही हिंदू हैं? गजब बात है भाई। आप हमारे मुसलमान भाइयों को छोड़ देंगे? आप बताइए, 35 करोड़, लगभग 25 करोड़ हिंदू मुसलमान भाई हैं देश में, माइनॉरिटी क्रिश्चियन है, ईसाई है, पारसी है, आप उनको छोड़ देंगे? आप करना क्या चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र आप बनाना चाहते हैं, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, आप बनाइए। लेकिन ये मत बोलिए कि बाबा अंबेडकर जी ने जो संविधान देने का काम किया, उस संविधान में सब धर्मों का जगह था। मैं सबसे बड़ा हिंदू हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने मुसलमान भाइयों के, मैं अपने मौसी के बेटों को कहना चाहता हूं कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी आपके हितों की रक्षा करने के लिए सदैव खड़ी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग हमेशा सर्वदल मिलकर के चलेंगे। भारत एक सेक्युलर देश था, भारत एक सेक्युलर देश हमेशा रहेगा। इस देश में सबों का सम्मान होना चाहिए, सबों का सम्मान होगा। चलिए राहुल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर मौका मिला तो फिर आपसे बात करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। ऐसी स्थिति में, एक ऐसे समय में जहां विपक्ष को कवर करने से मीडिया डरता है,
वैसी स्थिति में आप कवर करने का हिम्मत जुटा पाए, मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूं। तथा मैं मीडिया बंधुओं से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे ही आप विपक्ष की आवाज़ों को सुने, विपक्ष की आवाज़ों को कवर करने का काम करें। विपक्ष को डराने का, धमकाने का जो काम ये मोदी सरकार कर रही है, जो आज ये सरकार कर रही है, तानाशाह सरकार कर रही है, वैसे में आप लोग अपने विचलित होने का काम ना करें। आप लोग जो अपना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने का काम करते हैं, वो करने का काम आप लोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। धन्यवाद।